हेलो बच्चों। वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मिलर इंडिसेस तक हम पिछली क्लास में कर चुके थे। आज हम उसी के आगे अपनी चर्चा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस। अगली चीज क्या है बेटा? इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो जो दो पैरेलल प्लेन्स हैं उनके बीच के हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो द नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, तो जो पैरेलल प्लेन्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो हमको पता है जो मिलर इंडिसेस होती हैं, मिलर इंडिसेस किस फॉर्म में होती हैं? देन द फॉर्म ऑफ एच के एल, इस फॉर्म में लिखी होती हैं। तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सो दैट इज फॉर 1/1/d² एच के एल, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज सो इट इज 1/d² एच के एल, दिस इज इक्वल टू h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² प्लस l² अपॉन c²। यहाँ पे क्या क्या है, 2 मिनट में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज डी एच के एल। पहले, उससे पहले ध्यान रखेंगे दिस वैलिड फॉर, किसके किसके लिए वैलिड है? पहला, दिस वैलिड फॉर क्यूबिकल यूनिट सेल, दैट इज cubic unit cell. This is valid for tetragonal, that we calls as rhombohedral, tetragonal also known as rhombohedral, है ना, इसके लिए वैलिड है। एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, इनके लिए वैलिड है। सॉरी, टेट्रागोनल नॉट ट्राइगोनल इज, सॉरी सॉरी सॉरी, रोम्बोहेड इज ट्राइगोनल नॉट टेट्रागोनल, ठीक है। अब इन तीनों के लिए ये क्यों वैलिड होता है? क्योंकि ये तीन ऐसी चीजें हैं जहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इन दोनों के लिए ए बी सी बराबर हो या ना हो, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है, ठीक है। और क्यूबिक का तो स्पेशल केस है। अच्छा, यहाँ पे है ना, एच के एल क्या है? एच के और एल, ये तीन तो हैं आपके मिरर इंडिसेस, और ए बी सी ये तीनों क्या है? साइड्स ऑफ द क्यूब, साइड्स ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिट सेल, साइड्स ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिट सेल, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबिक, क्योंकि हमारा तो यूनिट सेल क्यूबिक है। तो क्यूबिक के केस में क्या होता है? क्यूबिक के केस में a इज इक्वल टू b एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू c, ऑल साइड्स आर सेम। क्यूबिक के केस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर सेम। तो जब आपकी ऑल साइड्स आर सेम हो जाएंगे तब ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 1/d² एच के एल, दैट विल बी इक्वल टू h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन a² प्लस l² अपॉन a²। If we will summarize, it will become 1/d² HKL is equal to h² plus k² plus l² अपॉन a², ओके। सो बेसिकली इसको रिवर्स कर देंगे, so I can write it as d² HKL, this is equal to a² divided by h² plus k² plus l², or I can write d², sorry, not d², I can simply write d HKL, that will be equal to a divided by under root h² plus k² plus l²। So this is the formula for interplanar distance। अगर किस में हम निकाल रहे बेटा? क्यूबिक यूनिट सेल में। किस में निकाल रहे हैं? क्यूबिक यूनिट सेल में। So this is the formula for interplanar distance, okay। Now what will you talk about angle between planes, okay। So next is angle between
प्लेन्स के बीच में जो एंगल है, ठीक है। दैट एंगल के लिए क्या निकालेंगे, एंगल के लिए अब दो प्लेन होंगे, दो प्लेन अब लेट्स सपोज पैरेलल नहीं है, पैरेलल होता तो एंगल तो आपको पता है 90 डिग्री हो, अगर पैरेलल प्लेन्स है तो फिर एंगल निकालने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उनके बीच एंगल नहीं होगा। बट इफ दे आर नॉट पैरेलल सो वी हैव टू मिलर इंडिसेस दैट इज h1 k1 l1, ठीक है। इन दैट केस we will have middle indices of two different plane, will have Miller indices of two different planes which are also not parallel, are also not parallel to each other. Okay, so we will have Miller indices of two different plane which are also not parallel to each other. So let's suppose एक की Miller indices हो जाएगी h1 k1 l1, दूसरे की हो जाएगी h2 k2 and l2. So how will we get like angle between those planes? And the formula is cos theta is equal to h1 h2, okay, plus k1 k2 plus l1 l2, and it will get divided by h1 square plus k1 square plus l1 square and multiplied by the h2 square plus k2 square plus l2 square. Okay, so this is the formula. यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। We can find theta from here. अब यहाँ तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। Now we'll try to, okay, next is Bragg's law. अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं, Bragg's law. So I have written over the definition of Bragg's law. Okay, so ये रिलेशनशिप बताता है जब हम क्रिस्टलोग्राफी करते हैं। क्रिस्टलोग्राफी कैसे करते हैं, अब देखो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ा है कि जो मिलर इंडिसेस होते हैं, जैसे ये वाला है ना, आपने देखे हैं मिलर इंडिसेस, ये तो ये सारे पैरेलल प्लेन्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। तो दो प्लेन के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। ये जो दो प्लेन है, दो प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है दो प्लेन के बीच की, दिस डिस्टेंस इज नोन एज इंटरप्लेनर डिस्टेंस। दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस इज नोन एज इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो वो हम कैसे फाइंड करें, ठीक है। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा एक और तरीका होता है, दैट इज ब्रैग्स लॉ। क्या तरीका होता है, ब्रैग्स लॉ, जो इनके बीच के जो ये दो प्लेन्स हैं, इनके बीच के डिस्टेंस पे ही वर्क करता है। ये जो दो प्लेन्स हैं, इनके बीच के डिस्टेंस पे वर्क करता है। तो लेट सपोज हमारे पास दो प्लेन्स है, ठीक है। डेफिनेशन अभी समझ ही आ जाएगी आपको। तो हमारे पास दो प्लेन्स है, लेट सपोज दिस इज द प्लेन 1, ठीक है। ये एक पहला प्लेन, ठीक है, और ये एक दूसरा प्लेन। सो वी हैव टू प्लेन्स टू अस। ये दो पैरेलल प्लेन्स हैं, आपको पता है इनके बीच की डिस्टेंस डी एच के एल जो की होती है, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स, दैट इज गिवन बाय द टर्म डी एच के एल, जिसके फॉर्मूला भी आपको पता है, ठीक है। अब हम ब्रैग्स लॉ कुछ और चीजों को भी जानने के लिए पढ़ रहे हैं, स्पेशली लैम्डा वगैरह। तो लेट सपोज इनको रेड से कर देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज कोई लाइट रे आ रही है, ओके, कोई लाइट रे आ रही है, एक नॉर्मल खींच लेते हैं क्योंकि हमें उसके अलावा पढ़ना होगा तो हमारी जरूरत पड़ी। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मल। ये क्या है बच्चे, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री डालते हैं, जब 10th में आपने पढ़ा होगा ना, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वहां से। तो लेट सपोज पहली रे आ रही है कोई हमारी, ठीक है, वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे, और सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद थीटा एंगल से इधर निकल जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। उसी टाइम उसी सोर्स से दूसरी रे आ रही है, बट वो इस प्लेन को स्ट्राइक कर रही है, कौन से प्लेन को, नीचे वाले प्लेन को स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। और स्ट्राइक करके नीचे वाले प्लेन के पैरेलल निकल जा रही है। तो ये दूसरी रे हो गई हमारी, ठीक है। तो दो रे हमारी आई। अब क्या हुआ, अगर मैं इस रे को देखूं, दिस वन द फर्स्ट वन रे, ठीक है, इसको मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ओके, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ, ठीक है। तो ए बी इंसिडेंट रे है, ठीक है,
जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा सो दैट आई कैन राइट प्रॉपर्ली। ठीक है, दिस पॉइंट इज बी। ओके, सो ओके इट इज, दिस पॉइंट इज बी। तो ए बी पे इंसिडेंस एंगल कितना होगा, एंगल आई, कितने एंगल से आई, आई से, और वापस किससे गई, आर से, रिफ्लेक्शन एंगल। और हमको पता है रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना से एंगल आई आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब अगर एंगल आई एंगल आर है तो मैं बोलूंगा ये एंगल थीटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों, आई प्लस थीटा इज इक्वल टू आर प्लस थीटा। ठीक है, दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे बेटा, आई और आर बराबर होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम उससे देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और हमने क्या कर दिया है, ठीक है, अगर ये पूरी लाइन 190 डिग्री बना रही थी तो 90 माइनस आई इज इक्वल टू थीटा। सिमिलरली 90 माइनस आर विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा। तो बचा हुआ एंगल ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज 90 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ रहा है, आई प्लस थीटा। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर प्लस थीटा। क्यों लिखना पड़ेगा, कि आई और आर बराबर है, तो हमको पता है फिर ये दोनों एंगल भी कितने कितने हो जाएंगे, थीटा थीटा। अब ये जो एंगल जो थीटा थीटा हो गया है, ठीक है, उसके बाद अच्छा, अब ए बी सी, ए बी सी ये पहली वाली लाइट का पाथ है, डी ई एफ ये दूसरी वाली लाइट का पाथ है। फर्स्ट लाइट पाथ क्या है, फर्स्ट लाइट पाथ दैट इज ए से बी आई, देन फॉलोड बाय बी टू ई। जबकि जो सेकेंड लाइट रे है उसका पाथ क्या है, जो सेकेंड लाइट रे है उसका पाथ क्या है बेटा, वो आई डी से ई और उसके बाद ई से एफ। आपको डायग्राम से देखने से पता चल रहा होगा, सेकेंड जो लाइट है ना, इट हैज ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस देन फर्स्ट वन। इट हैज ट्रेवल्ड ठीक है, इसने पहली लाइट रे से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड लाइट रे, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड लाइट रे, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ने ट्रेवल की है दैट इज नोन एज पाथ डिफरेंस, दैट इज नोन एज पाथ डिफरेंस। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पाथ डिफरेंस। ये तो कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, जो कि पाथ डिफरेंस होगा। एंड व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जब भी कभी आपको पाथ डिफरेंस निकालना हो तो आप क्या करते हो, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, 90 डिग्री का उस पर एंगल ड्रॉ कर देते हैं, सो दैट ये पैरेलल बन जाए। यहाँ से पैरेलल बन गई, यानी यहाँ से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। सिमिलरली यहाँ तक इन दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो लेट्स सपोज दीज आर पॉइंट ई एफ हो गया, जी एंड एच। तो ई जी प्लस, ठीक है, सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, दैट इज ई जी प्लस ई एच, दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज द path difference. Okay, eg plus eh is the path difference. what is the value of eg and eh, ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस को लेट सपोज हम बोल रहे हैं ये, अच्छा ये डिस्टेंस तो आपको पता है डी है, ये डिस्टेंस कितनी है डी, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, थीटा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों, क्योंकि जितना ये आई है उतना ये आई हो जाएगा, ठीक है, आर आर हो जाएगा, अपोजिट एंगल वाली थ्योरम से। ठीक है, अपोजिट एंगल वाली थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो नाउ अब ये हमको पता थीटा है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूँ और आप मेरे साथ प्लीज रिपीट कीजिएगा, ठीक है। मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूँ, ट्रायंगल नंबर 1, इन ट्रायंगल ई एच बी, ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ई एच बी, अगर मैं ई एच बी ट्रायंगल को देखूं, सो कैन आई राइट दिस ट्रायंगल लाइक दिस, दिस इज द ई एच बी ट्रायंगल, पॉइंट्स में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 90 डिग्री एच पे बना है, तो दिस इज एच जहाँ पे 90 डिग्री बना है। फिर एक पॉइंट है ई जहाँ पे कोई एंगल नहीं है, और एक पॉइंट है बी, और बी पे कौन सा एंगल बना है, थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है। अब ट्रायंगल हो सकता है सेम टू सेम आपको ना दिख रहा हो, बट मैंने सारे पॉइंट्स वैसे ही रखे हैं। एच पे 90 डिग्री बनना है, एच पे 90 डिग्री बना दिया, बी पे थीटा एंगल बनना है, बी पे थीटा एंगल बना दिया, ठीक है, और ई। तो अगर मैं यहाँ से और आपको पता है ई से लेके बी तक की डिस्टेंस, ई से लेके बी तक की डिस्टेंस, ई से बी तक की डिस्टेंस, दिस इज डी, दिस इज डी, ये डिस्टेंस कितनी है डी, और वी कैन से डी एच के एल, ये डिस्टेंस कितनी है डी एच के एल, ठीक है। नाउ अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होता है जो 90 थीटा के सामने होता है, दैट विल बी ई एच, साइन थीटा विल बी ई एच, ठीक है। और बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा, सॉरी,
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, जो थीटा के सामने, दैट इज ई एच। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा, डी। ओके, so I can write it as that EH is equal to D sin theta. I can write it as EH is equal to D sin theta. ठीक है, ये पहली चीज हमें मिली, EH is equal to D sin theta। ऐसे ही बेटा दूसरा ट्रायंगल उठाएंगे EGB, दूसरा ट्रायंगल क्या उठाएंगे, EGB। अब मेरे साथ, मेरे से पहले आप करने की कोशिश कीजिएगा ये वाला। तो एक ट्रायंगल बना लें EGB, ठीक है, E और B कनेक्टेड है, राइट एंगल G पे है, तो H की जगह G आ गया बस, ठीक है। और E और B कनेक्टेड रहेंगे, B पे थीटा रहेगा और E की डिस्टेंस तो D रहेगी, तो आई कैन राइट इट डी एच के एल। ठीक है, जब भी कभी डायग्राम के ट्रायंगल्स में समझ आते हो, ट्रायंगल बाहर निकाल के बनाना हो, कोई भी फिगर बाहर निकाल के बनाना हो, तो आप पहले वैसा ही एक फिगर बना लीजिए, उसके बाद एंगल्स को असाइन कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, हमारा काम आगे का, अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इफ आई टॉक अबाउट परपेंडिकुलर, इट इज ईजी, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज अगेन डी। ठीक है, डी इज द हाइपोटेन्यूज, so I can write it as EG is equal to D sin theta. EG is equal to D sin theta. Okay, EG is equal to D sin theta. Okay, now if I talk about path difference, what was the path difference? Path difference was कितना था बेटा, EG प्लस GEH, दोनों की वैल्यू रखें, तो इसकी वैल्यू है D sin थीटा, इसकी वैल्यू भी है D sin थीटा, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई, 2D sin थीटा। सो आई कैन से द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2D sin थीटा। क्या बोल सकता हूँ, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2D sin थीटा। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे काम आएगा थोड़ी देर बाद, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब देखो आगे की कहानी, आगे कहानी क्या है। अब यहाँ पे जो दो वेव्स आ रही हैं, ठीक, ये दो वेव्स आ रही हैं, इसका मैं कॉपी डायग्राम बना देता हूँ एक और, सो दैट है ना, वहाँ पे समझा दूंगा उसको चीज़ अच्छे से। कुछ ज़्यादा कॉपी हो गया क्या, सब कुछ ही कॉपी हो रहा है। ओके, यहीं से समझा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बाद में फिर से लिख दूंगा। जो समझाना चाह रहा हूँ बेटा वो नहीं समझा सकता ना, अदरवाइज। ठीक है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने लेक्चर में ना बाद में वो कर लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स सपोज दिस वाज द वेव कमिंग, वेव कैसी आ रही थी, आपको पता लाइट रेज ऐसी आती हैं, ओके, एंड इट वाज गोइंग लाइक दिस, और दूसरी वेव भी ऐसी आ रही थी, इट वाज आल्सो गोइंग लाइक दिस ओनली। ठीक है, अब ये जो दो वेव्स हैं, अब ये जो दो वेव्स हैं, इनके बीच का ये पार्ट डिफरेंस है। अब इनके बीच का पार्ट डिफरेंस है, यहाँ से एक कहानी शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है, देखो, अगर हमको सेम रिफ्लेक्शन चाहिए, कैसा रिफ्लेक्शन चाहिए, सेम, ठीक है, आई एम राइटिंग दिस स्टोरी फॉर यू। अगर हमको प्लेन वन और प्लेन टू, दिस वाज आवर प्लेन वन, दिस इज प्लेन वन, दिस इज प्लेन टू। अब आपको एक चीज पता है, देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस एंड देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस। ठीक है, क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस क्या होता है बेटा, हम कब बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस, जब दो रेज हैं, दिस इज रे वन going in direction, okay, this is for A, and then there is B that also going in the same way। तो हम बोलते हैं कैसा इंटरफेस है, कंस्ट्रक्टिव, जब ये दोनों आपस में मिलेंगी, ठीक, whenever these two will meet they will form constructive interface, whenever these two will meet, so that will be
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस। वाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? बिकॉज दे आर इन सेम फेज, बिकॉज दे आर इन सेम फेज, दोनों ही सेम फेज में चल रही हैं। जब दोनों सेम फेज में चलेंगे तो अगर कभी मिलेंगे या जो भी प्रोसेस उनके थ्रू हो रहे होंगे सारे कंस्ट्रक्टिव होंगे। वही मैं अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करूं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस वो कैसे दिखेगा? ठीक है, लेट सपोज ए तो ऐसी ही आ रही है, दिस इज ए, बट बी कहाँ से शुरू हो रही है? नीचे से। आप देख पा रहे होंगे इसका जहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है वहां पे इसका मिनिमा, जहाँ पे इसका मिनिमा वहां पे इसका मैक्सिमा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जब ये दोनों कभी भी मिली अगर, whenever these two will meet, अगर ये दोनों कभी भी मिली तो क्या होगा? वहां पे होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस, दैट विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस। ठीक है, और ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर इन अपोजिट फेज। बिकॉज दे आर इन अपोजिट फेज। आई होप यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी बहुत तोप नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सिंपल है। अब यहाँ से हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है हम जो भी प्लेन है यहाँ से कंस्ट्रक्टिव देखना चाह रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव देखना चाह रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव देखने का मतलब है अगर हम चाहते हैं कि ये जो ए बी सी, दिस इज ए बी सी और डी ई एफ, ये जो हमें प्लेन है सेम रिफ्लेक्शन दे, ये प्लेन हमें कैसा रिफ्लेक्शन दे? सेम रिफ्लेक्शन दे। सेम रिफ्लेक्शन तभी देंगे जब ये जो वेव्स आ रही हैं ये कैसी हो? सेम फेज में हो। अगर ये वेव सेम फेज में होंगी तब तो यहाँ से हमको सेम रिफ्लेक्शन मिलने वाला है। अगर वेव सेम फेज में नहीं होंगी तो हमें सेम रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। और अगर वेव सेम फेज में होंगी तो हम क्या बोलते हैं? दे शुड बी कंस्ट्रक्टिव। अगर वेव अपोजिट फेज में हुई तो हम बोलेंगे वेव्स आर डिस्ट्रक्टिव। आई होप ये चीज समझ आ रही है। तो लेट मी राइट इट डाउन। ठीक है, क्या मैं बोलूंगा कि फॉर सेम रिफ्लेक्शन फ्रॉम, ठीक है मैं साथ ही पढ़ लीजिएगा, फॉर सेम रिफ्लेक्शन, okay, from plane 1 and 2, from same reflection from plane 1 and 2, the x-rays or the waves, क्योंकि हम x-rays डाल लेना, x-rays or we can say them simply wave should be constructive. Wave coming from 1 and 2, coming from plane 1 and 2 should be constructive. कैसे होनी चाहिए? Should be कंस्ट्रक्टिव। कैसी होनी चाहिए? शुड बी कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव वेव होंगी तो कैसे होंगी? कंस्ट्रक्टिव वेव कैसे डिफाइन करते हैं? कंस्ट्रक्टिव वेव आज, ठीक है, दोज वेव विद पाथ डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी होती हैं? वेव्स with path difference is equal to n lambda. Waves with path difference is equal to n lambda, where n is an positive integer. n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारा पार्ट डिफरेंस कितना आया था? हमारे केस में जो पार्ट डिफरेंस आया था दैट वाज 2d sin थीटा। हमारे केस में जो पार्ट डिफरेंस आया था दैट वाज इक्वल टू 2d sin थीटा, एंड 2d sin थीटा शुड बी इक्वल टू n lambda, और आई कैन से, ठीक है, so 2d sin theta. So for constructive या for same reflection, for same reflection, अगर हमें सेम रिफ्लेक्शन चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2d sin theta and this will be equal to n lambda, this will be equal to n lambda। ठीक है, अब लेट सपोज हमें सेम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? अपोजिट। हमें क्या चाहिए? अपोजिट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमा, इसे हम मैक्सिमा बोलते हैं। अगर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, कैसा चाहिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो नेक्स्ट इज फॉर अपोजिट रिफ्लेक्शन या फॉर, है ना, फॉर
अपोजिट रिफ्लेक्शन, अगर हमको अपोजिट रिफ्लेक्शन चाहिए तब क्या होगा, देन 2d sin theta will be equal to n lambda by 2, then part difference which is also equal to 2d sin theta that should be equal to n lambda by 2। अच्छा, किसी किसी को नहीं समझ आया होगा सर ये आप डायरेक्ट n lambda by 2 कहाँ से ले आए, ठीक है वो भी बता देता हूँ, ना डाउट कोई नहीं रहना चाहिए। देखो बेटा, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, एक ट्रफ की दूरी मान लीजिए, इधर दिस इज द लैम्डा, और एक क्रस्ट से एक क्रस्ट की दूरी मान लीजिए, दिस इज द लैम्डा, और ये स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मान लीजिए, दिस इज द लैम्डा, ठीक है। तो अगर ये लेट सपोज इंटरफेरेंस जहां से ये स्टार्ट हुई वहीं से स्टार्ट हुई तब हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, जीरो लैम्डा, इन दैट केस जीरो लैम्डा, ठीक है। अगर ये ए पार्ट है और ठीक है, और ये ए डैश है, ए और ए डैश से ही इंटरफेरेंस शुरू हुआ, ए और ए डैश से इंटरफेरेंस शुरू हुआ, देन आई कैन से इट इज जीरो लैम्डा। बट अगर लेट सपोज दिस इज बी, ओके, दिस इज बी एंड दिस इज सी, अगर एंड दिस इज बी डैश एंड दिस इज सी डैश, ठीक है बेटा। अगर बी और ए डैश से या ए और बी डैश से शुरू हुआ, अगर ए और बी डैश से शुरू हुआ, ए यहाँ पे है, बी डैश यहाँ पे, तो बी डैश अगर ध्यान से देखे तो एक लैम्डा ज्यादा आगे चल रहा है, बी डैश क्या है, एक लैम्डा ज्यादा आगे चल रहा है, तो इट विल बी वन लैम्डा, ठीक है, तभी सेम फेज में आएगा। अगला सेम फेज तब आएगा जब ये ए पे ही रह जाए और वो कहां से शुरू करे, एक और स्टेप आगे सी से शुरू कर रहा हो, तभी सेम फेज मिलेगा, अदरवाइज सेम फेज नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि जब ए इधर चल रहा है तो इसको भी इधर ही चलना चाहिए, और ये तीन ही जगह पे इधर चल रहा है, तो थर्ड फेज विल बी ए सी लैम्डा, तो हम कहेंगे टू लैम्डा। तो अगर हम ध्यान से देखें कंस्ट्रक्टिव के लिए कैसे जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव के लिए एन लैम्डा जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव के लिए कैसे जा रहा है, एन लैम्डा, ठीक है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर चीजें याद हो जाएं, क्योंकि रटना ऑलरेडी केमिस्ट्री में बहुत सारा है, तो जितना समझ सके उतना समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव देखो बेटा, ठीक है। अब अगर इन दोनों की मैं बात करूं, और लेट सपोज इसके पॉइंट्स में नाम दे देता हूं, ठीक है, ओके ओके, लेट सपोज इसका पॉइंट में नाम दे देता हूं, ये एफ डैश, दिस इज जी डैश। तो अब देखो ए है, अब ए से बी तक लैम्डा है, ये लैम्डा है, बट इसका फेस कहां से शुरू हो रहा है, आधे पे, यहीं से शुरू हो जा रहा है, यहीं से, तो दैट इज लैम्डा बाई टू। अगर यहाँ से नहीं तो हम यहाँ वाला मान लें, जी डैश वाला, जी डैश वाला माने तो ये लैम्डा बाई टू, और फिर ये इतना और जोड़ दो, दैट इज थ्री लैम्डा बाई टू। अगर और आगे बढ़ाना है तो इतना और जोड़ दो, दैट इज फाइव लैम्डा बाई टू। तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, दैट इज वाई जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना होगा तो क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बाई, ठीक है। आई होप ये समझ आता होगा आपको, इजी है, कुछ भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रैग्स लॉ, किसके बारे में था बेटा, ब्रैग्स लॉ के बारे में था। अब जरा एक दो क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं कि कैसे हम इनको डील करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सो आई हैव रिटन डाउन द क्वेश्चंस फॉर यू। ये पहला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा बेटा वीडियो पॉज करके, ठीक है। ओके, तो ये बोल रहा है इंटरप्लेनर डिस्टेंस कितनी है, देखो दो प्लेन की बात कर रहे हैं, पहला प्लेन कौन सा आपको मेंशन करके दे रहा है, फर्स्ट प्लेन इज 111 प्लेन, ठीक है, और वहां के बीच की इंटरप्लेनर डिस्टेंस है 325.6 पिकोमीटर, और फिर आपसे पूछा 333 प्लेन की। तो हमको पता है इंटरप्लेनर डिस्टेंस का फॉर्मूला डी एच के एल, दो है, ठीक है। यहाँ पे दो प्लेन आपको मेंशन करके दे रहे हैं, तो हम कैसे इसको करेंगे, तो पहला वाला होगा डी एच वन के वन एल वन, दैट विल बी इक्वल टू ए, जो कि क्यूब रूट होती है, डिवाइड बाई अंडर रूट, जो कि हमें वैल्यूज दी गई हैं, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, सो वी विल गेट डी एच वन के वन एल वन एज इक्वल टू ए डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री, क्या मिलेगा हमें, ए डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, जैसे ये हुआ, सेम वे में दूसरा वाला बेटा डी एच टू के टू एल टू, दैट विल बी ए अपॉन अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, सो दैट विल गिव अस डी एच टू के टू एल टू एस ए अपॉन अंडर रूट 27, ओके, ये हमें मिल गया। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करिए बेटा, इट विल बी डी, आई कैन राइट इट डी वन, इसको मैं लिख रहा हूँ डी टू, ठीक है, दैट इज अंडर रूट, ओके,
that is a divided by root 3 and this is a divided by root 27. Okay, a से a cancel हो जाएगा, so that will give us d1 upon d2 is equal to under root 27 divided by under root 3. Okay, under root 27 divided by under root 3. Now under root 27 can be written as, or I can write it as d1 upon d2 is equal to under root 27 को मैं लिख सकता हूँ under root 9 into under root 3. Okay, डिवाइड बाय अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू बेसिकली 3. नो दैट मीन्स d2 इज इक्वल टू d1 अपॉन 3. d1 अपॉन 3, t1 कितना है 325.6, 325.6 डिवाइड बाय 3. 3 2 5 5 10 6 16 नहीं कटेगा, जो भी कटेगा कटने के बाद अराउंड 108.5 आ जाएगा. कितना आ जाएगा, इट विल बी 108.5 समथिंग. ठीक है, कैंसिल आउट कर लीजिएगा. सो दिस इज योर आंसर, दैट इज द 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 108.5 पिकोमीटर. आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज इट सेज, द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है. ठीक है, प्लेन ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल वाज ऑब्जर्व्ड ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल इज नथिंग बट थीटा, ग्लांसिंग एंगल इज नथिंग बट थीटा. ठीक है, इतने पे इफ द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे भी आपको मेंशन करके दिया है. वेवलेंथ ऑफ एक्सरे का मतलब लैम्डा की बात कर रहा है. लैम्डा कितनी है, 154 पिकोमीटर. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो ट्राई करते हैं. ठीक है, तो हमें पता है हमें क्या क्या मेंशन है. हमें थीटा मेंशन है कितना, 11.2 डिग्रीज. ठीक है, क्वेश्चन जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको साइन थीटा के लिए जो वैल्यूज होती हैं वो भी मेंशन करके दी जाएंगी, क्योंकि बिना वैल्यूज के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, तो थीटा की वैल्यूज होंगी. फर्स्ट, अच्छा एक और चीज लिखी हुई इसने, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन इससे हम क्या समझते हैं, ये जो टर्म लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन का मतलब है n इज इक्वल टू 1. फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन का मतलब है n इज इक्वल टू 1. तो n कितना हो गया हमारा 1. लैम्डा हमको कितना मेंशन करके दे रहा है, 154. ठीक है, हमें क्या बतानी, लेंथ ऑफ द यूनिट सेल. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, a इज द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल. ओके, a इज द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, और कुछ इसने हिंट दी है क्या, नहीं, और कुछ इसने हिंट नहीं दी है. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द यूनिट सेल कितनी होगी, लेंथ ऑफ द यूनिट सेल हमको पता है d इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है बच्चे, बोलिए क्या रिलेशन है, d इज इक्वल टू a डिवाइड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो यहाँ से मैं रिलेशन निकालूँ तो d विल बी इक्वल टू a डिवाइड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो d विल बी इक्वल टू अंडर रूट a बाई रूट 3. ठीक है, d इज इक्वल टू a बाई रूट 3. अच्छा, यहाँ से भी d निकल सकता है कैसे, ये हो गया. तो हमको पता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. 2 इंटू डी हमें फाइंड करना है, साइन 11.2 डिग्री इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 और लैम्डा की वैल्यू 154 पिकोमीटर. तो इसको हम ध्यान रखेंगे, हमारा आंसर पिकोमीटर में ही आएगा. ठीक है, तो डी विल बी इक्वल टू 154 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 11.2 की वैल्यू बेटा मेंशन करके दी है. ठीक है, मैंने क्वेश्चन में लिखना भूल गया हूँ. साइन 11.2 की वैल्यू थी 0.194, इट इज 0.194. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू विल गेट डी एज 396.90. ओके, ठीक, कैलकुलेटर से की है, एक बार चेक कर लीजिएगा. नो, हमें डी मिल गया. अब हमें पता है ए इज इक्वल टू नथिंग बट 3√3d, वो तो हमने वहां से निकाला है. तो ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3d. अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732. डी की वैल्यू आपको मेंशन करके दी है 396.90. ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट विल कम 687.44 पिकोमीटर. ओके, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ए विल बी 687.44 पिकोमीटर. आई होप आपको समझ आता होगा. ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी. नेक्स्ट है बेटा दिस वन क्वेश्चन. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा एक बार. थोड़ी देर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी क्वेश्चन है, वो तो जल्दी जाएगा. अच्छा ठीक है, तो एम एग्जिस्ट एज बीसीसी. बीसीसी का मतलब है जेड की वैल्यू कितनी हो गई है 2. जेड की वैल्यू कितनी बता दी 2. ठीक है, पहले काम खत्म कर दिया. डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बता दिए, यानी कि रो की वैल्यू आपको बता दी 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो मैं इसको रिप्लेस करके लिख सकता हूँ. हमें क्या निकालनी, एच लेंथ दैट इज ए, और डिस्टेंस
बिटवीन 1 1 0 प्लेन। डिस्टेंस और इसके बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो ये हो जाएगा ए डिवाइड बाई क्या, कौन सा प्लेन है, 1 1 0 प्लेन है, ठीक है, 1 1 0 प्लेन है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो दैट विल बी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई, अगर सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 2 आएगा, और सिंपली क्योंकि ये तो निकालना ही है, तो डी विल बी ए डिवाइड बाई रूट 2। चलो ये तो हो गया काम। ना यहाँ से काम करते हैं अगला। अब डी और ए दोनों नहीं पता है, तो ए यहाँ से निकलेगा। ए कैसे निकलेगा, वी नो दैट रो इज इक्वल टू जमुना जेड इंटू एम डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब, और आई कैन से क्यूब ए क्यूब इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई एन ए इंटू रो। ठीक है, ए क्यूब और रो को शिफ्ट कर दिया। जेड की वैल्यू तो 2 मेंशन करके दी है, मोलर मास 95.94, तो मैं इसको 96 ले लेता हूँ, सॉल्व करने में इजी रहेगा। So I can write it as 2 into 96 डिवाइड बाई, बेटा एन ए की वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻23, ठीक है, इंटू, अच्छा रो की वैल्यू कितनी दी है 108, ठीक है 100.8। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्यूब रूट लेके, ठीक है बेटा। अब क्यूब रूट लेके सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत झंझटी काम है। जो भी वैल्यू आएगी, लेट सपोज यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, ठीक है, कैलकुलेटर आप कर लीजिएगा एक्स पिकोमीटर, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डी विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 2। तो आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे। दिस आंसर विल ऑल्सो बी इन पिको मीटर, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करे, एग्जाम हॉल में आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। मेरा काम था आपको मेथड सिखाना, तरीका बताना कि कभी ऐसे कैलकुलेशन आती तो कैसे डील करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। नाउ अब जो हमारे अब ये जो रिफ्लेक्शन हमने बात की थी, ठीक है, अब जरूरी नहीं हर प्लेन रिफ्लेक्शन दे ही, ठीक है, जरूरी नहीं हर प्लेन रिफ्लेक्शन दे, कोई प्लेन रिफ्लेक्शन देगा, कोई प्लेन रिफ्लेक्शन नहीं देगा। उसके बेसिस पे भी हम अपना जो यूनिट सेल है उसके स्ट्रक्चर को पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे पहचानने की कोशिश करते हैं, तो लेट सपोज अगर हमारा सिंपल क्यूबिक सेल है, कैसा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल, वन इज सिंपल क्यूबिक, वन इज सिंपल क्यूबिक, द अदर वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बॉडी centered cube, and the other one is face centered cube। ठीक है बेटा, तो एससीसी जो है हमारा, ये हमें सब पे रिफ्लेक्शन देता है, ये क्या करता है, सब पे रिफ्लेक्शन देता है, तो गिव रिफ्लेक्शन ऑन ऑल प्लेन, गिव्स रिफ्लेक्शन ऑन ऑल प्लेन, तो ऐसा भी मिले इंडिसेस होगा, सब पे रिफ्लेक्शन मिल जाएगा ऑन ऑल प्लेन। और यहाँ रिफ्लेक्शन से मेरा मतलब है वही एन थीटा वाला रिफ्लेक्शन, ठीक है, सेम वाला रिफ्लेक्शन से। तो और ये कब देगा, दिस गिव्स रिफ्लेक्शन ओनली व्हेन, कब रिफ्लेक्शन देगा, या तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैसी आ रही हो, इवन, कैसी आ रही हो, इवन, और या तो एच स्क्वायर प्लस, ठीक है, अगर इफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ गई, ऑड, तो ध्यान रखेंगे, देन इट विल नॉट गिव एनी रिफ्लेक्शन, देन इट विल बी नो रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा एफसीसी कब देगा, लेट सपोज, ठीक है, एफसीसी कब देगा, गिव्स रिफ्लेक्शन ओनली व्हेन यू हैव 3 थिंग्स एच के एल, तो क्या हो, ठीक है, पहला ऑल आर ऑड, ऑल वैल्यूज आर ऑड, अगर सारी वैल्यूज ऑड हैं, एग्जांपल, अच्छा इसके एग्जांपल समझाता हूँ, लेट सपोज, इसके लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लेट सपोज हमारा एक प्लेन है 1 1 0 प्लेन, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 0, दैट विल गिव यू 2, तो ये देगा, ठीक है। ऐसे ही 1 1 2 वैल्यू आपको देगा, बट लेट सपोज 1 0 2 है, तो 1 0 2 करेंगे तब क्या आएगा बेटा, 1 0 2 करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, दैट इज गिव यू 5, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं देगा, ठीक है। ये कब देगा, ऑल वैल्यूज आर ऑड, या तो सारी वैल्यूज ऑड हो, जैसे 1 1 1 प्लेन हो, है ना, या 3 3 3 प्लेन हो, या 1 1 3 प्लेन हो, या 1 3 3 प्लेन हो, है ना, ऐसा कोई प्लेन होगा तब ये देगा। दूसरा तरीका कब देगा ये वैल्यू, तब कब ये रिफ्लेक्शन मिलेगी, ऑल वैल्यूज आर इवन,
ऑल वैल्यूज आर इवन। यहाँ पे सम से हमें कोई मतलब नहीं, ऑल वैल्यूज आर इवन पे मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ऐसी वैल्यू 0 0 0 प्लेन है, ओरिजिन वाला प्लेन है ना, 2 2 2 प्लेन है ना, 2 0 0 प्लेन है पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, 0 2 0 प्लेन है ना। अब ठीक है, ऐसी वैल्यूज होंगी 0 0 0 0 0 2 प्लेन है, ऐसा कोई भी प्लेन होगा जहाँ पे सारी वैल्यूज कैसी रहे, ऑड रहे, है ना, तब ये वैल्यू देगा। सॉरी इवन है, या तो सारी वैल्यूज ऑड रहे या तो इवन है। तो जो हमने प्लेन्स निकाले थे ना 1 0 0, लेट्स सपोज 1 0 0, ठीक है, इस पे ना तो बीसीसी देगा ना एफसीसी देगा, वो केवल कौन देगा, सिंपल क्यूबिक। क्यों? क्योंकि एफसीसी के लिए ये 1 आ जाएगा तो ऑड हो जाएगा, इसलिए नहीं देगा। इसमें दोनों नंबर है, इवन भी है ऑड भी है, तो एफसीसी भी नहीं देगा। तो बीसीसी एफसीसी इसके लिए नो रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसके लिए नाइदर फ्रॉम बीसीसी नॉर फ्रॉम एफसीसी, नाइदर फ्रॉम बीसीसी नॉर फ्रॉम एफसीसी, ठीक है। तो कौन रिफ्लेक्शन देगा कौन नहीं देगा, आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो लेट सपोज कुछ लोगों के लिए करते हैं कि कौन देगा और कौन नहीं देगा, ठीक है। लेट सपोज आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स और आप फटाफट मुझे बताइएगा। वो देखने से पहले एक चीज और मैं डिराइव कर लेता हूँ यहीं पे, है ना। नाउ लेट सपोज वी आर गिवन, अब हमें पता है एन लैम्डा क्या होता है, एम लैम्डा इज नथिंग बट इट इज 2d sin थीटा, एन लैम्डा इज 2d sin थीटा, ठीक है, एन लैम्डा 2d sin थीटा हो गया। फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 होते ही लैम्डा विल बी 2d sin थीटा। ऑल्सो लैम्डा इज इक्वल टू d इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, d इज इक्वल टू a डिवाइड बाई अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देन इट विल बिकम लैम्डा इज इक्वल टू 2a sin थीटा डिवाइड बाई अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, जो ये आपका दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तब क्या मिलेगा, तो इट विल बिकम लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ओके। तो लैम्डा, अब sin स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे, sin स्क्वायर थीटा को इधर रखा, उधर क्या चला गया, उधर चल गया, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये जो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है इसको हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, ठीक है, इट इज द ब्रैग्स कांस्टेंट। इसको क्या मान लेंगे, ये जो पूरी यूनिट है दिस इज अ ब्रैग कांस्टेंट डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल के, ठीक है। कांस्टेंट डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल के, ध्यान रखेंगे ऑल दिस वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। सर सेकंड ऑर्डर आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, तब क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन करा रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर आ गया तो बस इनकी जगह 2 रख के तब सॉल्व करके नया फॉर्मूला बना लेना, दैट विल बी योर सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर के अलावा जो बचेगा सारा का सारा ब्रैग कांस्टेंट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो नाउ इट विल बिकम sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। अब sin स्क्वायर थीटा के साथ में कुछ पीक्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, है ना, कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट हमें और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो लेट सपोज मैं वैल्यू भर रहा हूँ, अगर एच के और एल की वैल्यू लेट सपोज ऐसा प्लेन है, कैसा प्लेन है, 1 0 0 प्लेन है, तो आपको बताना है यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर 1 0 0 प्लेन है तो पहले तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है के, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ ना, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ना, क्या थी, दैट वाज के ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको बताने के लिए काफी है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी के, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी के, के इज ऑड वैल्यू, ऑड वैल्यू होने की वजह से बीसीसी विल नॉट गिव रिफ्लेक्शन,
यहाँ पे ये ऑड है और ये इवन है, इसकी वजह से एफसीसी विल आल्सो नॉट गिव रिफ्लेक्शन। केवल और केवल कहाँ से रिफ्लेक्शन आएगा, अगर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है तो 100 प्लेन से रिफ्लेक्शन आएगा, अगर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल नहीं है तो 100 प्लेन से रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। लेट सपोज उसके बाद अगला प्लेन कौन सा होगा, अगला प्लेन होगा बेटा 110, अगला प्लेन है 110 अब देखते हैं 110 करने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k। अब जब 2k वैल्यू आएगी तो सिंपल क्यूबिक तो सब में देता है तो इसमें भी देगा, बट यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 2 आ रही है आगे और इवन नंबर आ रहा है तो बीसीसी भी रिफ्लेक्शन देगा, बट यहाँ पे क्योंकि ये ऑड है और ये E0 इवन है, इसकी वजह से एफसीसी रिफ्लेक्शन नहीं देगा, क्योंकि एफसीसी को या तो सारे ऑड चाहिए तो सारे इवन चाहिए। अच्छा बेटा अगला, लेट सपोज हमारा प्लेन है 111 प्लेन, कैसा प्लेन है 111 प्लेन। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, 111 प्लेन है तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तीनों का स्क्वायर कर देंगे तो दैट विल बी 3k, कितना आएगा 3k। सिंपल क्यूबिक सब में देता है, यहाँ पे एफसीसी रिफ्लेक्शन देगा, बीसीसी रिफ्लेक्शन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू ऑड है, ठीक है। एफसीसी के लिए सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अगला है 200 प्लेन, 111 सारे हो गए, अब 1 के बाद 2 से शुरू करेंगे, 200 प्लेन। नाउ 200 प्लेन अगर हम देखें तो ये कितनी वैल्यू देता है 4k, ये वैल्यू कितनी आएगी 4k। फोर सिंपल क्यूबिक तो देगा, क्योंकि 4 आया इवन है तो ये भी बीसीसी भी देगा, और क्योंकि तीनों तीनों इवन है तो एफसीसी भी देगा। तो 4k इज द फर्स्ट प्लेन, 4k इज द फर्स्ट प्लेन जहां सबसे रिफ्लेक्शन आता है, तीनों यूनिट सेल रिफ्लेक्शन देते हैं, ठीक है। ऑल गिव्स रिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट, ऑल क्यूबिक यूनिट सेल गिव रिफ्लेक्शन ऑन दिस प्लेन। इस प्लेन में सारे क्यूबिक सेल रिफ्लेक्शन शो करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बेटा दो चार और हैं, बता देता हूँ फटाफट, है ना। लेट सपोज 2 1 और 0, देन 2 1 1, ठीक है, 2 1 1 एंड देन ओके 2 1 0 2 1 1 एंड 2, लेट सपोज पहले यहाँ तक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बाद 2 का 4 और ये दिस इज 5k, दिस इज 5k। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 6k। ध्यान रखेंगे 7k नहीं बन सकता, 7k नहीं बन सकता, इनको क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, गिव मी अ सेकंड ना बच्चे। दिस इज 5k, दिस इज 6k, उसके बाद आएगा 7k। ध्यान रखेंगे 7k नहीं बन सकता, 7k क्यों नहीं बन सकता, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा जो 7k क्रिएट करेगा, ठीक है। 7k कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे बेटा एक ऑड है एक इवन है तो एफसीसी तो वैल्यू नहीं देगा, यहाँ पे भी एक ऑड एक इवन है, एफसीसी वैल्यू नहीं देगा। ऑड के चक्कर में बीसीसी भी नहीं देगा, केवल सिंपल क्यूबिक से मिलेगा, और यहाँ पे दोनों लोग वैल्यूज दे रहे होंगे। लास्ट अगर मैं देखूँ 8k बनेगी जब ये तीनों कितना हो जाएंगे 2 2 2, और यहाँ पे दिस इज द सेकंड प्लेन जहाँ पे सारे लोग वैल्यू दे रहे होंगे, ये भी देगा ये भी देगा ये भी देगा। तो आप देखो 1 2 3 तक नहीं आया, 4k पे आया, 5 6 7 पे नहीं आया, 8k पे आया, ऐसे 9 10 11 नहीं आएगा, 12k पे आएगा। 11 12 के डिफाइन 11 के डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं 11 क्या आ जाएगा, खैर डिफाइन हो सकता है। तो दिस इज द सेकंड प्लेन वेयर ऑल क्यूबिक यूनिट सेल विल गिव रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके एंड व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ पे किससे रिफ्लेक्शन में थी, दिस वाज द फर्स्ट एफसीसी रिफ्लेक्शन, दिस वाज द फर्स्ट एफसीसी reflection and this was the first BCC reflection, first BCC reflection, ठीक है। और यहाँ से शुरू होगी ब्रैग्स पीक, ठीक है, ब्रैग्स पीक अपेयर्स, यहाँ से ब्रैग्स पीक अपेयर होगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें, तो यहाँ से अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना हो साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है, तो कैसे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा का डायग्राम, तो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस, ओके। या ओके एंड दीज आर द पीक्स, दिस विल बी द पीक। पहली पीक कहाँ पे मिली बेटा, पहली पीक मिली 100 पे, दिस वाज द फर्स्ट पीक एट 100। सेकंड पीक कहाँ मिली 110 पे, थर्ड पीक कहाँ मिली
111 पे, फोर्थ पिक कहाँ मिली 200 पे, फिफ्थ पिक कहाँ मिली 210 पे, सिक्स पिक कहाँ मिली 211 पे, ठीक है। सेवन्थ पिक कहाँ मिली, मिली नहीं। फिर एट्थ पिक मिली, दैट इज 220 पे, ठीक है। तो ओके, गिव मी अ सेकंड, ठीक है। सो दैट ये हाईलाइटेड है। नाउ दिस साइड वी हैव sin square theta. This peak is at 2k. This peak is at, sorry, this peak is at 1k. This peak is at 1k. This peak is at 2k. This is 3k. This is 4k, 5k, 6k. This we have an empty 7k and this is 8k. यहाँ पे केवल SC ने रिफ्लेक्शन दिया, यहाँ SC और BCC दोनों का रिफ्लेक्शन मिला, यहाँ SC और FCC का रिफ्लेक्शन मिला, ठीक है। 4k पे किसका रिफ्लेक्शन मिला, 4k पे SC, BCC और आई गेस 4k वॉज 200, FCC तीनों का रिफ्लेक्शन मिला था, ठीक है। अगेन यहाँ पे SC का रिफ्लेक्शन मिला था, देन वी गॉट SC एंड BC बोथ, एंड देन वी गॉट SC, BC एंड FCC सबका रिफ्लेक्शन मिला, ओके। दिस वाज 100 प्लेन, दिस वाज 200 प्लेन, सॉरी नॉट 200 प्लेन, okay. So this was 100 plane, this was 110 plane, this was 111 plane, this was 200 plane, this was 210 plane, this was 211 plane, and this was 222 plane, okay. So these were the different planes जहाँ से हमें रिफ्लेक्शन मिले, ठीक है। So this is all about Bragg's law, कहाँ से कैसे रिफ्लेक्शन आता है, कैसे इन रिफ्लेक्शंस को हम देखते हैं, ठीक है बच्चे। So I have explained you everything about Bragg's law here in this lecture, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।